हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सेकंड लाइफ रैंकर के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था, हमारे हीरो यानी कि चा युंग वू को सारी बातें पता चल जाती है कि आखिर उसके भाई को कैसे मारा गया था। और ये सारी चीजें जानने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने भाई के मौत का बदला लूंगा। तो अब युंग वू के आगे एक विंडो ओपन होती है और वो उसे देख के कहता है, अच्छा तो इसे स्टेटस विंडो कहते हैं। ये देखने में तो एक गेम की तरह लग रहा है। और जब मेरी अवेकनिंग कंप्लीट हुई तो इसने मुझसे कहा कि मेरी बॉडी इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन अभी भी मेरी जो एबिलिटीज है वो बहुत ही कम है। और अब युंग वू अपने एबिलिटीज को पढ़ता है। सबसे पहले आता है युंग वू का नेचर, जो कि कोल्ड ब्लडेड है। और इस एबिलिटी से युंग वू किसी भी सिचुएशन में नॉर्मल रहेगा और उसके माइंड को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो उससे हमेशा बचा रह सकता है। फिर आता है ड्रैगन विजुअल प्रोस। इसकी मदद से युंग वू अपने सामने वाले की सभी एबिलिटीज को जान सकता है। और ये एबिलिटी देख के युंग वू कहता है कि जुंग वू ने यानी कि उसके भाई ने बताया था कि 11th फ्लोर पे वो किसी एशियन ड्रैगन से मिला था। और अब जुंग वू की नेक्स्ट एबिलिटी है हाइटेंड सेंस, यानी कि उसके पास बहुत कमाल की पांचों सेंस मौजूद है, जिससे वो कभी भी कितनी ही लो फ्रीक्वेंसी में कुछ भी हो रहा हो वो उस चीज को महसूस कर सकता है। और इस एबिलिटी को देख के युंग वू कहता है कि मुझे यकीन है कि ये एबिलिटी मेरे नेचर के ऊपर मुझे मिली है, लेकिन जिसने मुझे चौंकाया वो लास्ट वाला था, क्योंकि ये था एक तरह से दिव्यता। और ये शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास ये है। ओके चलो छोड़ो, ये सब जाने दो, चलो अब हम इस पे काम करते हैं। और फिर युंग वू अपने भाई की तस्वीर लेता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम चाहते थे कि मैं उस एलिक्सर को ढूंढूं और यहाँ से गायब हो जाऊं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और ये कहने के बाद युंग वू फोन पे किसी से बात करता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझसे किस बारे में बात करने वाले थे, तुम तो मेरे साथ डिनर करना चाहते थे ना, लेकिन क्या हुआ, तुम आए नहीं। लेकिन फिर युंग वू सॉरी कह के फोन कट कर देता है और बैग उठा के कहीं पे जा रहा होता है। फिर वो कहता है कि अब मैंने इसके साथ अपने सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया है, मैंने अपना घर बेचने को रख दिया है और अपने सैन्य वर्दी के साथ अपने बैकपैक को भी जला दिया है। और अब मैंने एक नया बैकपैक खरीदा है जिसके अंदर मैंने कुछ राशन रख लिया है और कुछ पैक भी करके रख लिया है, और साथ में मैंने कुछ चाकुएं भी रख ली हैं जो कि मेरी मदद करेंगी, और एक हेल्थ किट भी जिसकी मदद से मैं अपने आप को जख्मी होने पे ठीक कर सकूं। लेकिन मैं काले मार्केट में से कुछ बंदूकें और कुछ बम लेना चाहता था, लेकिन मैं उन्हें नहीं ले पाया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मैं किसी की नजर में आ सकता था। लेकिन क्या पहला दौर एक हफ्ते से चल रहा है। और ये कहने के साथ ही युंग वू एक पार्क में आ जाता है और फिर वो कहता है कि जो प्लेयर सबसे लेट में शुरू करता है उसको सबसे ज्यादा फायदा होता है। और ये कहने के बाद युंग वू अपने पास से वही मैजिकल घड़ी को निकालता है और फिर उसके डायल को घुमा देता है। युंग वू के सामने बहुत ज्यादा डार्कनेस छा जाती है, और जब ये डार्कनेस इकट्ठा होती है और वो हटती है तो युंग वू के सामने एक दरवाजा आ जाता है। और फिर युंग वू उस दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि मैं उन लोगों के पास जा रहा हूँ जो कि दूसरे तरफ है, और उनको मैं ये बताऊंगा कि उन लोगों ने किसके साथ खिलवाड़ किया था। और आज के बाद से मैं हूँ चा जुंग वू, यानी कि युंग वू ने अपने भाई का नाम खुद रख लिया है दूसरी दुनिया में। और युंग वू यानी कि चा जिंग वू अब दूसरी दुनिया में एंटर हो जाता है। अब जैसे ही चा जुंग वू दूसरी दुनिया में एंटर होता है उसके सामने विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि आप 0 फ्लोर पे पहुंच गए हैं। और फिर उसके सामने इतनी जोर से रोशनी आती है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है वो कहता है, क्या सच में मैं यहाँ पे आ गया। और फिर ये उस जगह को देखता है और सोचता है कि ये जगह तो बिल्कुल ही वैसी ही है जैसा कि मैंने उस घड़ी में देखा था। और फिर जुंग वू कहता है कि ये टावर एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह है, जो कि प्लेयर को एक ऐसा मौका देती है जिससे वो गॉड बन सके। अगर सीधे सीधे कहें तो ये टावर सबका एग्जाम लेती है कि कौन किस चीज के लिए क्वालिफाइड है, और फिर उन सब में से किसी एक को मौका मिलता है। लेकिन मैं उन लोगों को खोजना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे भाई यानी कि जुंग वू को हर्ट किया था। तुम लोग अब बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आ ही गया हूँ। और उसके बाद जुंग वू बैठता है और अपने बैग को खोलता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा स्कोर करना होगा और इस ट्यूटोरियल को क्लियर करना होगा। और वो टुकड़े जहाँ भी छुपे हुए हैं मुझे एक एक करके उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करना होगा। और फिर उन्हें इकट्ठा करने के बाद मुझे खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है, लेकिन इस टावर पे चढ़ाई करने से पहले मुझे अपने प्लेट को सुरक्षित करना होगा। और ये कहने के बाद ही जुंग वू यानी कि युंग वू एक मास्क निकाल
निकालता है और उसे पहन लेता है। और फिर अब जुंगवू के सामने एक लाइट चमकती है और उसके अंदर से आवाज आता है कि वाओ, एक गेस्ट आया है, वो भी अभी। मुझे लगा था कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा और तुम चले जाओगे। लेकिन जुंगवू ये आवाज सुन के थोड़ा सा सतर्क हो जाता है और अब उस लाइट के अंदर से एक ग्रीन कलर का आदमी बाहर आता है और वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा दिल कितना बड़ा है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना एटीट्यूड ऐसे ही दिखाते रहे तो मैं जल्दी ही घायल हो जाऊंगा। तो कैसा रहेगा कि तुम अपने चाकूस को थोड़ी देर के लिए नीचे रख लो। और अब ये कहने के बाद ये ग्रीन आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि आपसे मिलके अच्छा लगा। मैं इस 0 फ्लोर का मैनेजर हूँ, ऐसा समझ लीजिए कि मैं यहाँ का गाइड हूँ और मेरा नाम इबेल केरा है और हमारा इस तरह से मिलना लगता है किस्मत में लिखा था। तो इसलिए क्या तुम मेरे लिए ताली नहीं बजाओगे? क्या तुम मेरा यकीन करते हो? तो उसकी बातें सुनने के बाद जुंगवू कहता है कि एक मैनेजर से एडवाइस लेना यानी कि किसी तुच्छ इंसान से कोई काम करवाना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा। तो अब जुंगवू की बातें सुनने के बाद इबेल केरा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक शर्मीले इंसान हो क्योंकि तुमने मास्क पहन रखा है, लेकिन तुम मुझसे परिचित हो इसीलिए तुमसे बात करने में आसानी होगी। और अब इबेल केरा जुंगवू को ट्यूटोरियल के बारे में समझाता है कि आखिर कैसे उसको ये सारे फ्लोर्स चढ़ना है और उसके कठिनाइयों को पार करना है। वो कहता है कि हर एक ट्यूटोरियल 7 डिफरेंस ब्लॉक्स में बटी हुई है जो कि ए से लेके जी तक जाती है और हर एक सेक्शन ने खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है और हर एक ट्रायल को तुम्हें पार करना होगा और जितना टाइम तुम्हें दिया गया है और जितना टाइम तुम्हारे पास है उसके हिसाब से तुम्हारे ट्रायल कंप्लीट होंगे और फिर तुम्हारे स्कोर को काउंट किया जाएगा और फिर उनको मिलाकर एक फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। और अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि अच्छा स्कोर क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर तुम हाई स्कोर इकट्ठा करते हो तो फ्यूचर में तुम्हारे रिवॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और अब मुझे यकीन है कि मैंने सारी चीजों को तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। और ये कहने के बाद इबेलेरा जुंगवू का सही नाम लेने वाला होता है लेकिन वो लेता नहीं है। तो उसके बाद जुंगवू पूछता है कि मेरे पास कितना टाइम है। दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हमारे हीरो यानी कि इसका नाम चा ह्यूंग वू है, लेकिन ये खेल में एंटर हुआ है यानी कि दूसरी दुनिया में। तो हमारे हीरो ने यानी कि ह्यूंगवू ने अपने भाई का नाम रख लिया है जुंगवू, तो हमेशा हम इसे जुंगवू ही कहेंगे। ओके, तो अब जुंगवू के पूछने के बाद इबेलेरा कहता है कि तुम्हारे पास 1 महीना यानी कि पूरे 30 दिन है, लेकिन आप हर एक ब्लॉक के लिए एक दिन को कैसे डिवाइड करते हैं, उसे कैसे मैनेज करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है कि आप एक ब्लॉक के लिए कितना दिन लेते हो। और आज प्रेजेंट में इसे चालू हुए 1 हफ्ता हो चुका है। तो अब आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप इसे अगली बार शुरू करना चाहेंगे? यानी कि इबेलेरा अब जुंगवू से ये पूछता है कि ये खेल 1 हफ्ते पहले ही चालू हो चुका है, तो क्या तुम इसे अगले राउंड में स्टार्ट करना चाहोगे, यानी कि अगली बार नए लोगों के साथ। और फिर वो ये कहता है कि टॉप ग्रुप्स पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं और मेरे ख्याल से आप उन्हें पकड़ नहीं सकते। तो जुंगवू कहता है कि मुझे पहले ही ये मालूम था। तो उसके बाद इबेलेरा कहता है कि जब आप किसी ब्लॉक को पार करने की कोशिश करोगे तो आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए जिसके अंदर 3 या 5 लोग होने चाहिए, लेकिन अगर आप इसे अकेला पार करते हो तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा बनेगा। और टावर इस बात का ख्याल रखता है, जैसे जैसे आप अपना काम करते जाओगे वैसे वैसे टावर आपकी हर चीज का ख्याल रखता जाएगा, आपके स्कोर्स को अलग से गिना जाएगा और आपको इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इबेलेरा ये कहने के बाद चुप हो जाता है और मन में सोचता है कि आमतौर पे इस प्रकार के खिलाड़ी 2 में से किसी एक तरीके को चुनते हैं। वो लोग अपने कौशल पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हुए खुद की जान दे देते हैं। लेकिन उसके बाद ही जुंगवू कहता है ठीक है। तो जुंगवू की बात सुनने के बाद इबेलेरा कहता है कि अगर आपका यही निर्णय है तो मैं परीक्षा को शुरू करता हूँ। और ये कहने के साथ ही इबेलेरा एक चुटकी बजाता है और फिर विंडो ओपन होती है जिसके अंदर लिखा जाता है कि 0 फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट हो गया है। और फिर एक और विंडो ओपन होती है और उसमें ट्रायल के बारे में लिखा होता है। इसमें कहा जाता है कि न्यू कॉमर जो कि एक गॉड बनने की कोशिश कर रहा है और इस टावर को चढ़ना चाहता है, उसे ये साबित करना होगा कि वो इसके लायक है और उसके पास क्या क्या है। और अब इबेलेरा गायब हो जाता है और फिर एक और विंडो ओपन होती है जिसमें टर्म्स और अचीवमेंट्स लिखा जाता
है और कहा जाता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा हाई स्कोर इकट्ठा करना होगा, वो भी इस टाइम में। और फिर एक और विंडो ओपन होती है जिसमें टाइम काउंट होते रहता है और अब हमारा हीरो टावर को चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जुंगवू जैसे ही अपना एक पाँव आगे बढ़ाता है, उसका पाँव एक व्हाइट कलर की पट्टी से आगे जाता है, वैसे ही एक तीर निकल के उसे लगता है। और फिर जुंगवू ये सोचता है कि घड़ी में मैंने देखा था कि हर एक फ्लोर पे कोई ना कोई ट्रैप है। हालांकि ये अटैक्स किस तरीके से होते हैं इसका कोई पता नहीं होता और इसीलिए मेरा नॉलेज यहाँ पे कोई काम नहीं आने वाला है। और ये कहने के बाद जुंगवू कैसे कैसे करके बचता हुआ वहाँ से आगे निकल आता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आता है और उसके सामने से 2-3 तीर आके उसको लगने ही वाले होते हैं, तभी वो अपने बैग से उन तीरों को ब्लॉक करता है और फिर खड़े हो जाता है और सोचता है कि मुझे जितना हो सके उतना दीवार से चिपक के रहना चाहिए और खुद को एक्सपोज होने से बचाना चाहिए। लेकिन जुंगवू अभी ये बातें सोच ही रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है और फिर अचानक से जुंगवू को एक तीर लगता है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का यहीं पे दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। थैंक यू लाइक करने के लिए।